ममता बनर्जी को उन्होंने वो इशू नोटिस किया है। डीजीपी आईजी जो कि प्रदेश के भाग हैं उनका मिसयूज करती हैं तो कोर्ट को भी यह साफ साफ दिखता है। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर हैं। ये ममता बनर्जी की नैतिक और संवैधानिक हार है। विद इन 2 वीक्स यानी 15 दिनों को जवाब देना ही देना पड़ेगा। प्रथम दृष्टिया ये मान लिया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि गलती ममता बनर्जी से हुई है। ईडी वर्सेस ममता बनर्जी, ये मामला आज सुर्खियों में है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। और अभी अभी पूरे मामले को सुन के समझ के हमारे सामने साथ में है सीनियर एडवोकेट सूरज कुमार झा, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सर, आप बताइए कि इसमें हम इसको अब क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें मोटी मोटी समझा। हाँ बिल्कुल। आज कोर्ट नंबर 17 में जज साहब थे प्रशांत कुमार मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली की बेंच में मामला लगा था। सीबीआई ने आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन फाइल किया था डायरेक्ट यहीं पे, और उसमें ममता बनर्जी और स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट की एजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरी हियरिंग हुई, लंच से पहले भी और लंच के बाद जब भी हियरिंग असेंबल हुआ दोबारा। रोक रहा हूँ आपको, लंच से पहले मैंने आपसे पूछा था। हाँ। तो आपने बताया था कि कपिल सिब्बल ने जो कहा वो सारी चीजें आपने मुझे समझा दी थी। तो अब उसमें क्या जो आपका उस समय जो आइडिया था वही रहा है या कुछ बदलाव हुआ? नहीं, वही हुआ। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और डायरेक्शन इशू किए। चूंकि डिटेल्ड ऑर्डर है, जज साहब डिक्टेट करवाए, ऑनरेबल प्रशांत कुमार मिश्रा सर ही डिक्टेट करवा रहे थे। अभी चूंकि उनका साइन होना है, साइन होकर चीजें वो तो हमें बहुत देर में मिलेगा। आप मुझे शाम को, हाँ जो अभी हुआ है ये भी चलिए। उसमें यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को मेंटेनेबल मान लिया है और स्टेट को जो है ममता बनर्जी को उन्होंने वो इशू नोटिस किया है और 2 हफ्ते में उनको कहा है कि अपना काउंटर फाइल करिए। और उसके साथ साथ स्टेट जो है उनकी तरफ से मनु सिंह भी और कपिल सिब्बल अपीयर हुए और एक श्याम दीवान रेस्पोंडेंट नंबर 4 के लिए अपीयर हो रहे। तो उन्होंने श्याम दीवान ने अपने उसमें माना। रेस्पोंडेंट नंबर 4 कौन है? और स्टेट उसमें अथॉरिटी है उनकी, कंसर्न लोकल अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें श्याम दीवान ने अपने उसमें माना क्योंकि ये लोग कैबिनेट पे अपीयर हो रहे थे कि उसमें 8 जनवरी को जो घटना की बात बता रही है उसमें हुई है, ये चीज बोला है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दोबारा नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर करने के लिए जितने सीसीटीवी फुटेज 8 तारीख घटना से लेकर अभी तक के फुटेज को प्रिजर्व करने को कहा गया है। और ये एक चीज और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो स्टेट मशीनरी है और जो सेंट्रल एजेंसी है दोनों अपने अपनी फंक्शन में करें, कोई दूसरे को इंटरप्ट ना करे। इसलिए दोनों को जो जुरिडिक्शन है, कोई जुरिडिक्शनल इशू ना हो। और उस तरीके और ईडी के खिलाफ भी उन्होंने 4 एफआईआर कर रखे थाने में वहां पे। उसमें क्या उस एफआईआर को स्टे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, टिल फर्दर ऑर्डर स्टे किया। उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे क्योंकि अगर वहां पे आप कार्रवाई करते हो तो कहीं ना कहीं फिर स्टेट की एजेंसी ही वहां पे सप्लाई वो करेगी। तो उस एफआईआर को उन्होंने स्टे कर दिया है और ममता बनर्जी को टाइम दिया है और आर्टिकल 32 में उन्होंने मान लिया है। हमारे ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर हैं और एसबी राजू सर अपीयर हो रहे थे और ईडी की सारी बातों को ध्यान से सुना गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की कि रूल ऑफ लॉ जो है देश में होना चाहिए। इस तरीके से किसी स्टेट के मुखिया को, और सबसे ज्यादा ममता बनर्जी का नुकसान ये हुआ है कि ममता बनर्जी को नाम तो नहीं लिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ लॉ पे चलते, लेकिन उन्होंने कहा कि स्टेट के हेड को इस तरीके से इंटरप्शन करना, स्टेट सेंट्रल एजेंसी के फंक्शनिंग को इंटरप्ट करना कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट मुख्य दर्शक बनकर नहीं रहेगी, उस पर काम करेगी और उन्होंने इशू नोटिस करके उनका जवाब मांगा है। विद इन 2 वीक्स यानी 15 दिनों को जवाब देना ही देना पड़ेगा। इसी चीज को थोड़ा सा विशाल जी आपकी तरफ आएंगे कि इसमें मैं 2-3 सवाल एक बार में कर देता हूँ। नंबर 1, इसे ममता बनर्जी की पहले स्टेप पे हार मानी जाएगी? नंबर 2, दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि दोनों को अपने अपने कानून का पालन करना चाहिए, अपनी भी हदों में रहना चाहिए, यहाँ विवेक चाहिए होता है। क्या आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से राजनीतिक दल अपने मन का फैसला नहीं आता तो क्या वो विवेक दिखा पाएंगे? और इस नोटिस को आप कैसे देखते? जी देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है और कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी की नैतिक और संवैधानिक हार है। क्योंकि जब आप एक मुख्यमंत्री के तौर पर किसी प्राइवेट संस्थान में जाती हैं, डीजीपी आईजी जो कि प्रदेश के भाग हैं उनका मिसयूज करती हैं तो कोर्ट को भी यह साफ साफ दिखता है कि वहां पर गलत हुआ है। तीसरा चीज मैं इस पे कहना चाहता हूं कि अभी ममता बनर्जी का पिटीशन कलकत्ता हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ है, जहां पे ममता बनर्जी एज ए पिटिशनर थी। उन्होंने केस को फाइल किया था कि ईडी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो अब ईडी को किसी भी पुलिस के द्वारा, किसी भी अधिकारी के द्वारा ना तो बुलाया जाएगा, ना तो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा टिल फर्दर ऑर्डर। अब आगे की जो दशा इसमें यह होगी कि 2 हफ्ते के अंदर इसमें जवाब फाइल करने हैं दोनों पार्टियों को। पहले तो काउंटर एफिडेविट फाइल करेगा अपोजिट पार्टी जो एज ए कैविएटर अपीयर हो रहे थे, और अगर रिक्वायर्ड होगा तो उसका रिजॉइंडर फाइल करेगा सरकार ईडी की तरफ से। जो एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता जी अपीयर हो रहे थे और एसबी राजू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयर हो रहे थे। तो अब वो अगर चाहेंगे तो रिजॉइंडर फाइल करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टिया ये मान लिया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि गलती ममता बनर्जी से हुई है।
है, गलती हुई। ने भी मानी है। श्याम दीवान जो आप बता रहे हैं उन्हीं की तरफ से वकील। बिल्कुल, इसमें मैं 8 तारीख को घटनाएं हुई है। अभी जब ऑर्डर टाइप हो जाएगा, सब हो जाएगा, तब तारीख भी तब पता लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने 2 हफ्ते का दिया है, क्योंकि होता क्या है 2 हफ्ते में, बिल्कुल 2 हफ्ते में प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाएगी रजिस्ट्रार कोर्ट से, फिर जाएगा मेन कोर्ट में। और नियम ये होता है कि चूंकि कैविएटर पे थे ही ऑलरेडी, उन्होंने नोटिस वहीं पे नोटिस एक्सेप्ट कर लिया है, और 2 हफ्ते के अंदर श्याम दीवान या जितने भी रेस्पोंडेंट हैं इसमें, कपिल सिब्बल सर की तरफ से ममता बनर्जी, जितने भी लोग पार्टी है, उनको अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। और रिप्लाई फाइल करने के बाद सरकार और ईडी की तरफ से ऑप्शन होगा कि वो रिजॉइंडर फाइल करें। और अभी जो है प्रथम दृष्टया उनकी तरफ से ये एक समझिए कि अगर इशू नोटिस हुआ 32 में, ये ममता बनर्जी की संवैधानिक हार है, और सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया। ये तो कोर्ट से हो गया। हाँ, वही कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से उनको डांट पड़ी है। तो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा का ओरल ऑब्जर्वेशन सीधा था कि हम मुक्त दर्शक बन के नहीं रह सकते, वी कैन ऑब्जर्व और वी विल ऑब्जर्विंग अस। तो सारी चीजें उन्होंने खुद कहा है। तो एक तरीके से हुआ रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया सुप्रीम कोर्ट। अब ईडी को फिलहाल रोकने में तो इन सब हरकतों से ममता बनर्जी कामयाब हो गई। अब ईडी क्या करेगा? बस अपने आप को सेव कर लिया यहाँ आकर के उनके खिलाफ, या वो कुछ कार्रवाई कर सकता है? देखिए, ये जो एप्लीकेशन फाइल हुआ था, ये इसलिए हुआ था कि जो बंगाल में घटना ईडी के साथ घटी है उसकी सीबीआई जांच हो। अगर ये केस ईडी जीतता है तो पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी। ममता बनर्जी को एज ए क्रिमिनल इस केस में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सीबीआई के लोग जो कि सेंट्रल एजेंसी है उनसे पूछताछ कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, सम्मन कर सकते हैं। दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है तो इस जजमेंट को आगे चलकर और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजा जाए, और यह इस पर बहस होगी कि क्या किसी सेंट्रल एजेंसी का आदमी कोई स्टेट में जाकर अगर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उस पे जो स्टेट की सरकार है उसको कोऑपरेट करना चाहिए या इंटरफेयर करना चाहिए? क्या रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस यह कहता है कि संविधान की आर्टिकल 1 कहती है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो हम नहीं बटे हैं, हम एक हैं, और एक है तो इसमें सेंट्रल का जो बड़े भाई का नेचर दिखाया गया है। और उसमें यह कहता है कि अगर सेंट्रल एजेंसी किसी प्राइवेट संस्थान पर किसी स्टेट में अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो उसमें किसी स्टेट का मदद करना चाहिए, हेल्पफुल नेचर होना चाहिए, ना कि इंटरफेरेंस करना चाहिए ऐसे इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए। एक चीज बस लास्ट सवाल है, बिल्कुल, क्योंकि अगर वो वहाँ की स्थानीय पुलिस सीएम के अंडर में आने की वजह से, सीएम के वजह से उसको सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ सपोर्ट ना करे तब भी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि कार्यकर्ता वगैरह ईडी को परेशान कर सकते हैं। क्या ऑर्डर अपलोड हो गया? नहीं, ऑर्डर में ब्रीफ अपलोड हुआ है अभी मलयालम लॉ पे। कुछ अपडेट आ गई है तो थोड़ा सा। ईडी वर्सेस ममता बनर्जी, स्टेट एजेंसी इंटरफेयरिंग विद क्रिमिनल प्रोब, सीरियस इशू, सुप्रीम कोर्ट स्टे वेस्ट बंगाल पुलिस एफआईआर अगेंस्ट ईडी ऑफिसर। हिंदी में दर्शकों को समझा दी। उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जिस तरीके से ईडी के ऊपर एफआईआर किया है ईडी के उसमें, तो ये कहीं न कहीं जो सेंट्रल एजेंसी के काम में जो दखल दिया है सरकार, दखलंदाजी जो है राज्य सरकार की तरफ से एक सीरियस मामला, गंभीर मामला, हम इसको देखेंगे। और ईडी ऑफिसर के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो उसको हम रोक रहे हैं। और एक चीज हम, आप विशाल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक चीज कहूंगा कि ये पूरे आज के पूरे बहस का, पूरे कोर्ट नंबर 17 में जिस बहस हुई, इस बहस का पूरा कोर इशू यही था कि सेंट्रल एजेंसी अगर स्टेट में किसी कोई एजेंसी काम तो स्टेट में भी होता है, अगर सेंट्रल एजेंसी स्टेट में काम तो स्टेट एजेंसी का काम होगा उनको मदद करना, कॉम्प्लीमेंट करना, साथ देना। कोई सुरक्षा मुहैया कराने की बात हुई है, कोई संसाधन मुहैया, यहाँ पे लड़ाई 2 एजेंसियों का है। ईडी वर्सेस, अगर स्टेट एजेंसी से वो सहयोग नहीं करती है तो उनका टॉप जो लीडर यानी कि डीजीपी है, ये सब जस्टिस विपुल पंचोली साहब ने सीधा कहा है कि आपके हेड ऑफ स्टेट का ईडी ऑफिस जाना क्यों पड़ा। सीधा उन्होंने कपिल सिब्बल साहब से पूछा आज कि क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि आपने पूरी मशीनरी को लगा दिया और पूरी जो है खुद मुख्यमंत्री चल के गई हैं, तो कुछ न कुछ तो आप दाल में काला है, आपकी तरफ से वो चीज़ है। इस सवाल पे इसको बाईपास कर दिया कपिल सिब्बल ने, और फिर उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल एनिमिटी थी, तो पॉलिटिकल एनिमिटी की तरफ, लेकिन कोर्ट है यहाँ, कोर्ट है। हाँ, मैं सुबह भी बता रहा था, अभी कोर्ट में पॉलिटिकल चीजें नहीं चलती हैं, लॉ पे चलती, फैक्ट्स पे चलती हैं। तो जैसा कि अभी आया है डिटेल्ड ऑर्डर शाम को आएगा, जो नियम ये होता है कि ऑर्डर साइन होते हैं फिर अपलोड होते हैं, तो ज्यादा कुछ होगा हम बताएंगे, लेकिन प्राइमा फेसा ये चीज हुई है। आप कुछ कह रहे हैं जी? इसमें 2 चीज मैं कहना चाहता हूं। पहला, जो काउंटर लगाए स्टेट, उसमें यह चीज लगाए जो वहां की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा डाटा होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है जो मैं खोल दूंगी तो पूरी स्टेट में बवाल हो जाए। तो अब समय मिला है ममता बनर्जी जी को वो डाटा लगाने का। अगर ऐसा डाटा है तो लगाए, जनता को गुमराह ना करे, क्योंकि जनता और देश संविधान से चलता है, और संविधान यह कहता है कि आप स्टेट में ऐसा एनार्की नहीं पैदा करेंगे कि पूरे प्रदेश में इमरजेंसी लगाना हो। और इसके लिए संविधान में आर्टिकल 355, आर्टिकल 356, रीड विथ आर्टिकल 365 यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसी मशीनरी स्टेट में काम करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। इतना बड़ा बात है। जी, राष्ट्रपति शासन कानून की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर नहीं, अभी इस पे नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि गृह मंत्री जी
वहां पर इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, क्योंकि अधिकार समझ गए। जी अधिकार समझ के, क्योंकि इंटरफेरेंस जिस हिसाब से हो रहा है, अगर इसी केस में जैसे कोर्ट ने यह प्रूव कर दिया कि हाँ वहां पे इंटरफेरेंस था, सीरियस एलिगेशन है, तो इसी बात को मानकर गृह मंत्री जी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यह उनका विवेकाधिकार है। विशाल जी कह रहे हैं, इसमें पढ़ दीजिए ये चीज। जैसा कि विशाल जी कह रहे हैं, वी आर द prima facie opinion that the present petition has a raised serious issue relating to an investigation by the ED, the other central agency, and its furtherance interference by the state agency. According to us, the furtherance of rule of law in the country and allow each organ to function independently. It is necessary to examine the issue so that the offender are not allowed to be protected under the shield of the law and enforcement agency of the particular state. According to us, larger questions are involved in present matter, which is followed to remain undecided, would further Rosen's issue, and there will be a situation lawlessness prevailing in one of the other state, considering the different opinion or governing different places. इसका मोटा मोटा समझा। मोटा मोटी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये एक सीरियस इशू है, हम जो है इसको डिसाइड करेंगे, और ये डिसाइड करेंगे कि देश में कानून का राज हो। एक जो एजेंसी होती है सरकार की, मतलब केंद्र की एजेंसी होती है, वो सरकार की एजेंसी में भी काम कर सके, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रमा फेसा स्टेट को जो है ईडी के अगेंस्ट एफआईआर को स्टे किया। बाकी जी जिस हिसाब से ऑर्डर अभी तक सामने आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा स्टेट में, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का वायलेशन कहा गया है यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये बहुत बड़ी बात है। सबको जानना चाहिए कि बंगाल में क्या हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद का आपका बात। तो आपने सब चीजें सुनी ली, मैं उसको क्या दोहराऊं, लेकिन अगर आप जो भी कुछ हमारे वकील साहिबान ने कहा है उसके अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाने का भी रास्ता कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास खुल गया, उसके हाथ खुल गए, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, ईडी के खिलाफ जो मुकदमे लगे गए थे उस पर स्टे हो गए, उस पर रोक लग गई है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नजरिए से जो नैरेटिव साइड करने की कोशिश की जा रही थी ममता बनर्जी की तरफ से, यहाँ पर उनकी हार भी दिख रही है। अगर आप इस वीडियो में आपके क्या कमेंट हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर के साथ शिवेंद्र गौर, वन इंडिया, न्यू दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.